हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी जो यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, उसके कुछ पोस्टुलेट पढ़ लिए थे, लिमिटेशंस हमने उसकी पढ़ ली थी कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। ठीक है, हाँ जी। अब हम करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, देखिए नाम से ही क्लियर है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नाम से ही क्लियर है कि कोई भी सब्सटेंस होता है, अगर वो ब्लैक है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो उसमें से जो भी रेडिएशंस निकलती है, एमिट आउट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ब्लैक बॉडी है वो एक गुड एब्जॉर्बर भी होती है, या ब्लैक कलर में बोल सकता हूं, वो एक गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड एमिटर भी होता है। ठीक है, वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सारी की सारी रेडिएशंस को एमिट आउट भी कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूं, इफ द सबस्टेंस बीइंग हीटिंग, इफ द सबस्टेंस being heated is a black body, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस जिसको मैं हीट कर रहा हूं वो ब्लैक बॉडी है, देन रेडिएशन एमिटेड, देन द रेडिएशन emitted is called black body radiations। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, हाँ जी। जो ये रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से, जो एनर्जी होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आती रहती है, चाहे वो सन से आ रही है, चाहे कोई भी सोर्स हो। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट हो। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो उसने बोला कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है? इंटेंसिटी हमारे पास जो होता है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होती है। और जो रेडिएशंस जो एमिट होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? हाँ जी, वो डिपेंड करती है किस पे? सिर्फ इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। अब फिर नेक्स्ट हमारा है टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि जो लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी वो ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी, देखिए, इसको समझने से पहले सबसे बिल्कुल इजी वे क्या है? आपको वेल्डिंग याद रखनी है। ठीक है, वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, वेल्डिंग आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें क्या होता है? मेरे पास कुछ इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं जब मैं वेल्डिंग हम देखते हैं, करते हैं। इंसिडेंट रेडिएशंस होती है किसी भी मेटल सरफेस पर, मैं उनको क्या करवाता हूं? इंसिडेंट्स करवाता हूं। ठीक है, उसकी बौछार करवाता हूं, तो उस मेटल से हमें दिखता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्लियर है? ठीक है, वही प्रोसेस हमारे पास क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि किसी भी मेटल पर मान लो ये एक मेटल सरफेस है, मैं कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करवाता हूं। ठीक है, कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करवाता हूं, तो क्या होगा? वो रेडिएशन क्या करेंगी?
मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी, ठीक है, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज की कोई रेज या रेडिएशन मेटल सरफेस पर जब टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं और उस जो इफेक्ट को, उस जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं व्हेन द रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं व्हेन द रेडिएशन with frequency greater than the, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मैं डिनोट करता हूं न्यू से, ठीक है, when the radiation with frequency greater than the certain minimum frequency न्यू नोट, ठीक है, certain minimum frequency strike the surface of metal, strike the surface of metal, then the electrons are ejected from the surface of metal, then the electrons are ejected from the surface of metal, क्लियर है। उसने क्या बोला है कि जब भी कोई रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, और वो स्ट्राइक करती है मेटल के सरफेस से, देन तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे मेटल के सरफेस से। इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखिए हमें पता है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। अगर मैंने उसकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, जैसे मेरे पास एक डोर है, दरवाजा है, अगर मैंने उसकी जो मिनिमम एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी से उसको मारा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्लियर है, तभी वो प्रोसेस माना जाएगा। तो उसने भी यही बोला कि मेटल की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, अगर इंसिडेंट रेट की फ्रीक्वेंसी उस मेटल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, इजेक्ट कर पाएगा। अगर जो इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये एक हमारे पास इसकी कंडीशन भी बन चुकी है कि मेटल की जो एनर्जी है, मेटल की जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसकी, इंसिडेंट रेज की, क्लियर है, हाँ जी। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसकी, मेटल सरफेस की, उसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर मिनिमम जो एनर्जी है मेटल सरफेस की उसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्लियर है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कुछ कंडीशंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर जो इंसिडेंट रेज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होनी चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस या फिर न्यू नोट से, ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जी। नंबर सेकंड उसने बोला जो वेलोसिटी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, किस वेलोसिटी से वो बाहर निकलकर भागे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। मतलब ये तो साफ क्लियर ही भी है कि जितनी तेजी से भागकर ये अटैक करेंगे उतनी तेजी से ये भागकर निकलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं इनकी जो वेलोसिटी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तीसरी बात, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है।
कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वो डिपेंड करते हैं इसकी इंटेंसिटी पर। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी इनकी वेलोसिटी, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हाँ, इसको प्लैंक के द्वारा भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिकल और क्वांटम दो पढ़ेंगे हम बात हो चुकी है इस बारे में। ठीक है, क्लासिकल जो माइक्रो से रिलेटेड होती है, बहुत छोटी चीजों से रिलेटेड, नहीं मैक्रो से रिलेटेड होती है, जो बड़ी चीजें हैं। ठीक है, हाँ जी। और क्वांटम होगी माइक्रो। क्लियर है? पहले हम क्लासिकल पढ़ेंगे, उसकी जो लिमिटेशंस होंगी वो क्वांटम में पूरी करेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हाँ जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के ये माने जाते हैं। हाँ जी, उसने क्या बोला है कि जो रेडियंट एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, एमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती कभी भी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लास्ट में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती थी कि कॉन्टिन्यूसली हमारे पास आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एमिट हो रही है। वो बोलता है कि जो रेडियंट एनर्जी होती है, चाहे वो एमिट हो रही है चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती, बल्कि वो डिसकॉन्टिन्यूसली हमारे पास आती है। और किस फॉर्म में आती है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, बट comes out in the form of discrete packets, in the form of discrete अलग अलग पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आती है। ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी हमारे पास आती है और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। ठीक है, उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। ठीक है, जैसे एक पैकेट को एक क्वांटम एनर्जी हमारे पास आती है। फिर उसने बोला अगर हम सनलाइट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सनलाइट की बात करते हैं, जैसे सन से भी जो एनर्जी आ रही है वो कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही, वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, अगर सनलाइट की बात करते हैं तो हम उस एनर्जी को बोलते हैं फोटोन, या उस पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन। क्लियर है? अगर सनलाइट की बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी। दूसरी बात उसने बोली, जो एनर्जी है, ठीक है, हर क्वांटम में द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डिपेंड्स ओनली इट्स फ्रीक्वेंसी। हर एक जो क्वांटम में जो एनर्जी है, हर एक पैकेट में जो एनर्जी है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो मैं बोल सकता हूं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। क्लियर है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो E इजकल टू मेरे पास बना H न्यू। ठीक है, H है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको मैं बोल सकता हूं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 6.62 10⁻⁻34 जूल। जो H की वैल्यू होगी हमेशा 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? ये प्लैंक कांस्टेंट की हमारे पास एनर्जी वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहली बात उसने क्या बोला कि जो एनर्जी आ रही है कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही है, वो पैकेट की फॉर्म में आ रही है, उस पैकेट को क्वांटम बोलते हैं। और एक क्वांटम डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इक्वल टू H न्यू। ठीक है, हाँ जी। और फॉर n नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए हम बोल सकते हैं E इक्वल टू एनर्जी n नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए NH न्यू। ठीक है, n कोई इंटीजर है। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे पास क्या थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं इसके बिहाफ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। ठीक है, इसके बिहाफ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या था?
कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, कोई भी इंसिडेंट रेडिएशंस हमारे पास आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस से की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, ठीक है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो उसने क्या बोला है कि जब लाइट हमारे पास किसी भी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की पड़ती है किसी भी मेटल सरफेस पर, ठीक है, तो जो फोटोन है अपनी सारी की सारी एनर्जी उस मेटल को दे देता है, ठीक है। हाँ जी, और जो इलेक्ट्रॉन डी अटैच होता है मेटल से, मींस इजेक्ट होता है मेटल से, वो क्या करता है, एनर्जी जो फोटोन की है वो क्या कर देता है, ले जाता है। उसने क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जितने भी फोटोन एनर्जी लेके आया है वो किसको दे देता है, मेटल के सरफेस को, ठीक है। तो कुछ एनर्जी तो इसको तोड़ने के लिए यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मेटल सरफेस से आउटकम तोड़ने के लिए यूज आ जाती है, और बाकी जो बची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, ठीक है, हाँ जी, वो ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो जो एक्सेस एनर्जी हमारे पास बचती है, देखिए मान लो ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास न्यू इंसिडेंट रेडिएशन की, ठीक है, हाँ जी, और हमारे पास मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी मुझे पता है फ्रीक्वेंसी एच न्यू होता है ना, एनर्जी हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या बनेगी, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू, ठीक है। इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है वो बनेगा इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। हाँ जी, जो इसकी एनर्जी है वो क्या बनेगी, एच न्यू नॉट, मेटल सरफेस की एनर्जी है एच न्यू नॉट। तो उसने ये बोला है कि जब इसकी जो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की है, ठीक है, वो स्ट्राइक की मेटल सरफेस पर, तो कुछ एनर्जी तो इसको ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल से ओवरकम करने के लिए यूज हो गई, बाकी एनर्जी कौन ले गया, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो किसकी फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में हम डिटरमाइन करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं जो एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी मीन्स जो फालतू की एनर्जी है, ठीक है, कुछ तो इसमें यूज हो गई, जो बाकी बची एनर्जी है, और बाकी बची हुई या एक्सेस एनर्जी कौन सी होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्लियर है। ये हमारी क्या बनेगी, एक्सेस एनर्जी, ठीक है, बची हुई एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। हाँ जी, कुछ तो इसने यूज की, और जो बची हुई एनर्जी है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं इक्वल होगी हाफ एम वी स्क्वायर के, क्लियर है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये होगी, क्लियर है। तो मैं इससे लिख सकता हूं एच न्यू इजकल टू, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं एच न्यू इजकल टू एच न्यू नोट, एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है। हाँ जी, अब मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरे पास एच न्यू नोट है, ठीक है, ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये जो हमारे पास एनर्जी है, वो एक तरह का वर्क डन ही है। और वर्क डन कौन सा है, मैंने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितना वर्क किया है, और वर्क कितना किया है, एच न्यू नॉट, जितनी मेटल की एनर्जी है, ठीक है, उतना ही मैंने उस पर क्या किया है, वर्क किया। और मेटल की एनर्जी क्या है, एच न्यू नॉट। तो मैं लिख सकता हूं एच न्यू इजकल टू डब्ल्यू, ठीक है, वर्क डन या डब्ल्यू नॉट ऑफ मेटल सरफेस प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है। इसके बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेटल इंसिडेंट जो एनर्जी है, इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको प्रूव कर सकता हूं कि जो एक्सेस एनर्जी है हमारे पास वो किसके इक्वल है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास उसके बराबर होगी, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास
इसके बिहाफ पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे उसने बोला है कैलकुलेट द, एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। उसने बोला है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ उसने दी है 6000 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है? 6000 एंगस्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी बतानी है और वेवलेंथ बतानी है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। क्लियर है? हाँ जी, सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? डिवाइड बाय 6000 एंगस्ट्रॉन में है तो मीटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बनता है मेरे पास 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो ये आ गया मेरे पास 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है? 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, 5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड, 14 पर सेकेंड। ये आपके पास आ चुका है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसने बोला एनर्जी। ठीक है? एनर्जी क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, E इक्वल टू एच न्यू। क्लियर? हाँ जी, E इक्वल टू एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? हाँ जी, न्यू क्या है इंटू 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, सेकेंड से पर सेकेंड। आपको पता है एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है, जूल की फॉर्म में। तो मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। ठीक है? ये आएगा मेरे पास 3.31 10⁻⁻19 जूल। 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये मेरे पास इसकी क्या आ गई, एनर्जी आ जाती है। ठीक है? तो इस तरह से हम इस पे बिहाफ पर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।